इकोनॉमिक सर्वे का समरी करने जा रहे हैं हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। शुरू से अंत तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 31 जनवरी 2025 यानी कि कल ये रिलीज हुआ है। रियल जीडीपी एस्टिमेटेड जो हमारा ग्रोथ था 6.4%, वो 6.3 से 6.8 के आसपास रहने का अनुमान है। रियल जीबीए एस्टिमेटेड ग्रो जो है वो 6.4% है। कैपेक्स ग्रोथ जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, ये कैपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ा है, 8.2% हुआ है जुलाई से नवंबर 2024 में, और आगे भी इसकी बढ़ने की उम्मीद है। मीन्स पूंजीगत खर्च जो है वो बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो आप इकोनॉमिक सर्वे देखने जा रहे हैं, इसमें जो भी हमारे एग्जाम के लिए उन सारे को मैं डिटेल्स में कवर करूंगा। इस 5-7-10 मिनट के वीडियो में हम लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और उस सारे पॉइंट मैं आपके साथ कवर करूंगा। आप यहाँ देखिए, एक चीज मेंशन किया गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 3.3% के हिसाब से 2023 में बढ़ी है। IMF ने प्रोजेक्ट किया था 3.2 का अगले 5 साल के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया का ग्रोथ है 6.3, 6.8, ये जो अनुमानित है ये डेफिनेटली बता रहा है कि इंडिया अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसकी एक पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है 2021-22 में 9.7 था, 22-23 में 7 हुआ, 23-24 में 8.2, 24-25 में 6.4 और 25-26 में 6.3 से 6.8 का अनुमानित है। अब इसमें आप देखिएगा, एक चीज है कि हमारा जो जीडीपी है वो कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है, इसमें ऊंचा नीचा हो रहा है। तो ये सब यूपीएससी प्रश्न बनाती है, कहाँ कांस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। जैसे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन पे आते हैं, हम लोग का जो खाद्यान्न प्रोडक्शन है यहाँ मिलियन टन्स में दिखाया गया है। 2020-21 में 310.7 था, 21-22 में 315.6, 22-23 329.7 और 23-24 में 332.3। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ऐसे वर्ड का प्रयोग करती है यूपीएससी, आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे। जीडीपी के लिए करती है तो नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ नहीं हुआ है। जबकि आपको फिजिकल डेफिसिट अभी हम लोग देखेंगे, इसमें लगातार गिरावट हुई है, ये भी एक अच्छी बात है। और हम लोग का जो प्रोडक्शन रहा है फूड ग्रेन्स का, उसमें वृद्धि हुई है, एक अच्छी बात है। फिजिकल डेफिसिट की बात की जाए तो 9.2, 6.7, 6.4, 5.6 2020 से लेके 24-25 तक। और यूपीएससी लास्ट 3-4 साल का ही पूछती भी है। एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए तो 21-22 में 607.3, फिर 22 में 578.4, 23 में 646.4 और 24 में ये 634.6 पे आ जाती है। तो इन आंकड़ों को आप नोट डाउन भी कॉपी में कर लीजिएगा। बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेके। तो यहाँ आप देखेंगे कोविड वाला जो एरा चल रहा है वहां से लेकर के अभी तक में 8.4, 11.4, 5.2 और 2.9 रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमारा सबसे अच्छा रहा है, जो पूंजीगत खर्च हुआ है, और ये बहुत अच्छा साइन है। 20-21 में 2.1% था जीडीपी का, 21-22 में 2.5, 22-23 में 2.7 और 23-24 में 3.2 रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है ये पॉजिटिव साइन है हमारे इकोनॉमी की दृष्टि से भी। और यहाँ भी आप ख्याल कर रहे होंगे कि ये कांस्टेंट बढ़ रही है। तो ये वो फिगर्स है जो आपको अपने नोटबुक में भी जरूर लिख लेने चाहिए। सर्वे के हिसाब से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी भी स्लोली, मीन्स कोविड का जो धक्का लगा उसके बाद से स्लोली धीरे धीरे करके उभर रही है। और वहाँ इंडिया का जो प्रोग्रेस है 6 पॉइंट के ऊपर जाना, 6.3, 6.8, तो ये बहुत अच्छा साइन है। हालांकि जो हम लोगों का कहीं पे जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो कुछ कंडीशंस है जो भारत की भी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, इसमें एक हो गया सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और एक हो गया वीक एक्सटर्नल डिमांड। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्या है? एक तो कोविड के बाद रूस यूक्रेन वार, तो इससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ। और एक्सटर्नल डिमांड भी तो कमजोर हुआ ही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबली जो डेवलपमेंट है वो गिरा है। तो जब ग्लोबली डेवलपमेंट गिरेंगे ना तो डिमांड तो गिरेगी ही वस्तुओं की, वो देखने को मिला। इस सर्वे ने कुछ चीज को हाईलाइट किया जिसमें ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बावजूद हमारे यहाँ जो सर्टिनिटी और स्ट्रेंथ जो देखने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है भारत की इकोनॉमी के लिए। इसमें एक चीज है
मेंशन किया गया सारे सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस हो, ये सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और ये आपको नेशनल इनकम का डाटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले वर्षों में। पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने ऊपर आंकड़ा देखा था। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन ये 5.4 से 4.9 पे आ गया है। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, ये दो चीज समझ लीजिएगा। रिटेल हेडलाइन में आपको फूडिंग की चीजें शामिल होती है, कोर वाले में नहीं होती है। तो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में ही आप इम्प्रूवमेंट देखने को मिल ही रहा है। एक और बात दिमाग में ये रखना होगा कि जो डाउन साइड्स ग्रोथ की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इतनी वैश्विक अशांति के बावजूद भी 6.3, 6.8 ये मेंशन किया गया है। अब कुछ चीज जो हमें एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, एक तो जो विजन है हमारा विकसित भारत 2047 का, एक ये चीज है। आगे कुछ योजना है और कुछ शब्द हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि एक टर्म यहाँ आपको मिलेगा मिडिल स्टैंड, ठीक है। मिडिल स्टैंड के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 जो है वो इनकरेज कर रही है क्रिएशन ऑफ वायबल मिडिल स्टैंड। मिडिल स्टैंड का मतलब होता है वो अपॉर्चुनिटीज जो स्मॉल मीडियम सेक्टर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। भारत के यहाँ मेंशन है एसएमई सेक्टर्स के लिए जो हो रहा है, इसके लिए मिडिल स्टैंड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये याद रखिएगा। सर्वे में दो चीज, विकसित भारत, एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, और ये जो एज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये वर्ल्ड बैंक वाला नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट का अपना, ये दो चीज की चर्चा हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जिसके बारे में इसमें चर्चा देखने को मिली, मैं एक बार वो भी आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे एक और मेंशन किया गया है कि इतने जो चुनौतियां आ रही है, इन सब के बावजूद भारत जो है वो लगातार अपने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को मेंटेन किए हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये भी एक अच्छा साइन है हमारे इकोनॉमी के लिए। इसमें आपको और हम लोग थोड़ा सा नीचे चल के एक बार देख लेते हैं, कुछ योजना की चर्चा की गई है, जो योजना हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। तो मैं एक बार आपको कुछ आंकड़े दिखाते हुए उन योजनाओं तक ले जाना चाहूंगा। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं, 2.1, 2.5, 2.7, 3.2 कांस्टेंट बढ़ रहा है 2020 से कैपिटल के ऊपर। और जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था अगर कैपिटल के ऊपर खर्च कर रहा है, मीन्स कैपिटल मीन्स पूंजी, पूंजी के ऊपर खर्च कर रहा है, तो ये वो पैसा है जिससे और रिटर्न में पैसा आएगा, है ना। जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, 10.7% हो गया है आपको अप्रैल नवंबर 2024 में, अप्रैल से नवंबर के बीच में। और सर्वे जो है वो फिजिकल डेफिसिट को भी दर्शाई है, जो ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है आपको। और हाँ, कंटेंट जो हम लोगों ने लिया है ये पीआईबी का कंटेंट है, जो कि ऑथेंटिक होती है, हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज तो देख करके मन भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। मैं जिस योजना की बात कर रहा था वहां तो चलूंगा, इसके पहले ये भी एक है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंकिंग का है, इसमें डिक्लाइंड हुआ है और ये 12 साल में सबसे कम 2.6% पे आया है। मींस लोन्स और एडवांस का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इसमें गिरावट देखने को मिली है और पिछले 12 साल में सबसे कम 2.6% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसमें सुधार हुआ है, ये 6% पे गया है, 2017-18 में 3 के आसपास था, तो ये एक अच्छा सुधार है। सर्वे ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो आपको अंडर स्कोर्ड है, बैंकिंग सेक्टर अंडर स्कोर्ड है, इसमें जो असेट इम्पेयरमेंट्स है इसकी समस्याएं थी। इसके बाद में एनपीएज को लेकर के हम लोगों ने ऊपर देखा भी कि 12 साल में सबसे कम इस बार एनपीए नॉन प्रॉफिटेबल असेट्स देखने को मिले हैं। ये सारे टर्म्स आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इकोनॉमिक सर्वे कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताइएगा। आगे है आपको कि इकोनॉमिक सर्वे एक और चीज बता रहा है इसमें कि जो स्टेबल कैपिटल फ्लोज है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। ये 616.7 बिलियन थी एंड ऑफ जनवरी 2024 में,
सितंबर 2024 में 704.9 बिलियन तक पहुंच गई थी। हालांकि उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, 634 है अभी। थोड़ी नहीं, गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये है कि कांस्टेंट में हम लोग अभी इम्प्रूवमेंट में ही है। जैसे लास्ट जनवरी 616, इस बार जनवरी में गिरने के बाद 634 और बीच में 740 प्लस में थे हम लोग, है ना। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 15 साल के ऊपर का, मतलब जो वर्क फोर्स होता है हमारा, वहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ये 6% से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये घट करके 3.2% पर आ गया है बेरोजगारी दर। इसमें आपको जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये बढ़ा है। वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो ये भी बढ़ा है, तो ये भी एक गुड साइन है इकोनॉमी के लिए। अब हम लोग बात कर ले वो योजना जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पीएम सूर्यघर दिख रहा होगा आपको, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड पीएम कुसुम, इसके बारे में खूब चर्चा हुई है, तो इसे देख लीजिएगा। आगे मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट का जो सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर है इसमें इंक्रीज देखने को मिला है और ये ग्रोथ रेट 15% पे चला गया है फाइनेंशियल ईयर 21 को और 25 को अगर हम लोग तुलना करते हैं तो, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट को कंबाइंड करके ये दिया गया है। इस तरह से आप आगे चलेंगे तो शिक्षा अभियान, दीक्षा, स्टार्स, परख, पीएम श्री, उल्लास, पीएम पोषण, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इतनी योजना इनिशिएटिव जो है इनको हमको नोट डाउन करके अपने कॉपी में एक अच्छा सा नोट्स बना लेना चाहिए। ये मैं जो अभी समरी किया हूँ इसमें मैंने यूपीएससी 2025 के जो प्रीलिम्स लिखने वाले हैं उनका ध्यान रखा हूँ। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न लगभग यही रहा है, और बहुत कुछ बजट को लेके भी हाय हल्ला नहीं करना है, उसका एक लिमिटेड कंटेंट है वो हम लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो शॉर्ट सा बना दूंगा।